आज हम डिस्कस करेंगे कि जैसे IIT-JEE के लिए हालांकि बहुत इम्पोर्टेंट है ये, लेकिन इसको एक्सीलरेशन वेलोसिटी ऐसे कहने पे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट लोग बोलते हैं कि भाई ये सब क्या है, ये सब कोई पढ़ाने का चीज़ है, लेकिन हम एक्सीलरेशन के लिए बात करना चाह रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अभी JEE एडवांस के लिए हम छोटे छोटे टॉपिक जहाँ जहाँ से लगता है कि क्वेश्चन थोड़ा सा ये करके पूछेगा, घुमा करके क्वेश्चन पूछेगा, वो पार्ट हम लोग थोड़ा सा देख रहे हैं, ठीक है। तो हम लिखते हैं इसमें हेडिंग कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सीलरेशन, concept of acceleration, ठीक है। ये हम लोग 2 डायमेंशन के लिए बात करना चाह रहे हैं। ऐसे तो इन जनरल है कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सीलरेशन, लेकिन हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो 2 डायमेंशन के लिए बात करेंगे। कैसे? एक्सीलरेशन का डिफिनीशन जो है, एक्सीलरेशन ये आपको पता है, इसमें हम कुछ बहुत डिफाइन करें एक्सीलरेशन, इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं the rate of change of velocity vector with respect to time, माने टाइम के रिस्पेक्ट में हम लोग बात करेंगे। तो उसके लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो ये एक्सीलरेशन का डिफिनीशन है। नाउ ए बराबर जो लिखेंगे, दिस इज हो गया डेल्टा V बाई डेल्टा टी, कहने की जरूरत नहीं है। दिस इम्प्लाइज कि ए बराबर जो हो जाएगा सो V फाइनल माइनस V इनिशियल बाई टी फाइनल माइनस टी इनिशियल हम लिख सकते हैं, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं ए बराबर V2 माइनस V1 बाई T2 माइनस टी, ये लिख सकते हैं। इसी को हम लिखें कि व्हेन बहुत स्मॉलर टाइम के लिए डेल्टा t टेंड्स टू 0, बहुत स्मॉलर के लिए बात करेंगे तो a बराबर हो जाएगा ये dv बाई dt। कहने की जरूरत नहीं है, ठीक ना, इतना आपको हम बता रहे हैं क्योंकि हमें जो हमारा टारगेट है कि हम कहाँ पे बात करना चाह रहे हैं, उसके लिए थोड़ा सा डिफाइन करना ये जरूरी है। अब क्या है कि एक्सीलरेशन के लिए हम लोग अगर बात करें आगे, तो एक चीज ऐसा देखो कि वेलोसिटी है, चूंकि एक्सीलरेशन का डिफिनेशन वेलोसिटी से हो रहा है, तो वेलोसिटी वेक्टर है ये। तो वेलोसिटी वेक्टर है, इसका मतलब इसके पास क्या होगा कि 3 चीज होगा। एक तो होगा मैग्नीट्यूड, ठीक है। दूसरा होगा डायरेक्शन, और तीसरा भी क्या, तो ये तो दोनों चीज का मिला करके मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब क्या मामला है कि इस तीनों में से कोई भी चेंज कर जाएगा, जैसे मैग्नीट्यूड चेंज कर गया तभी वेलोसिटी चेंज कर जाएगा, डायरेक्शन चेंज कर गया तभी चेंज कर जाएगा, अब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन अगर दोनों चेंज कर गया तभी चेंज कर जाएगा, ठीक है। तो इस पे आधारित हम लोग बात करना क्या चाह रहे हैं, जैसे देखो अब एक्सीलरेशन जो है, सो एक्सीलरेशन का हम लोग 2 तरह से कॉन्सेप्ट लेते हैं। एक तो लेते हैं ये एक्सीलरेशन का कॉन्सेप्ट रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, और दूसरा लेते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब ये है कि रेक्टेंगुलर तो आपको पता होगा, हमको लगता है पोलर के बारे में भी जानते होंगे। रेक्टेंगुलर का मतलब ये हो गया कि एक्स और वाई कंपोनेंट में जब हम लोग बात करते हैं किसी का भी, ठीक ना, जैसे एक्सीलरेशन मान लो कि इधर या वेलोसिटी x में vx है, इधर vy है, ठीक है, या इसी में हम लोग लिखेंगे एक्सीलरेशन इधर ay हो जाएगा, एक्सीलरेशन इधर ax हो जाएगा। तो इस तरह से जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको हम लोग रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या है कि हमारा ये जो है सो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये एक्स और वाई, एक्स वाई कह दें तो ये पोजीशन वेक्टर r है और इसी पे थीटा पर होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि चाहे तो हम भी थीटा भी आर, या ये दोनों में से किसी साइड में भी थीटा हो सकता है, डिपेंड करेगा
कि इसका वेलोसिटी का वैल्यू पॉजिटिव है नेगेटिव है क्या है, इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग इसको पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम r थीटा के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं। अब हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि रेक्टेंगुलर के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कशन करके, ठीक है, फिर आगे बात करेंगे। तो हम इसमें बात करते हैं ए में, मान लो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये बहुत बताने की जरूरत नहीं है, इसके बारे में आप जानते होंगे पहले से, ठीक है। तो पहले से जानते होंगे तो थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आप बता रहे हैं तो एक आधा अधूरा करना सही नहीं है, इसलिए थोड़ा सा आपको पेशेंस से देखना पड़ेगा इसमें, ठीक है। अब मान लीजिए कि कोई पॉइंट यहाँ पे P है, ये x, y है, इस तरह से, ठीक है। तो हम लिखेंगे इसमें कि वेलोसिटी वेक्टर को हम ऐसे लिख सकते हैं vxi प्लस vyj, लिख सकते हैं। चाहो तो इसमें कैप लगा दो, इससे डायरेक्ट बिना कैप का भी चलेगा, ठीक ना। और तो इसको हम लोग अगर एक्सीलरेशन लिखना चाहें तो ये dv बाई dt, ये हो जाएगा dvx बाई dt i कैप प्लस dvy बाई dt j कैप, एंड दिस विल बी axi प्लस ay j, ठीक है। मतलब ये कि एक्सीलरेशन का अगर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो ये आ जाएगा ax का स्क्वायर ay का स्क्वायर, और डायरेक्शन के लिए tan थीटा लिखेंगे तो ये हो जाएगा ay बाई ax। इससे भी बहुत सारा क्वेश्चन कई बार रहता है, लेकिन हमारा एक्सपेक्टेशन या सोचते हैं, ये सोच रहे हैं कि आपको ये पता होगा, इतना पढ़े होंगे, क्योंकि आप मतलब जी एडवांस देने जा रहे हैं, ठीक है। tan थीटा जहाँ थीटा जो होगा, सो हम अगर इसमें लिखना चाहें तो ये हो जाएगा ax, ये हो जाएगा ay, और थीटा ये x एक्सिस एंगल हो जाएगा। इसके बारे में बहुत डिस्कस हमको नहीं करना। डिस्कस करना क्या है, तो रेक्टेंगुलर पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। तो ये सिस्टम में क्या होता है कि यहाँ पे जो है सो ये x हो गया, ये y हो गया। हम अगर पॉइंट P ले लें, इसका हम लोग कोऑर्डिनेट लोकेट करते हैं r थीटा, इसका ये r पोजीशन वेक्टर हो गया और ये थीटा हो गया एंगल x एक्सिस से, ठीक है। ऐसे हम लोग लिखते हैं, क्लियर। इसमें जो एक्सीलरेशन हम लोग लिखते हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ar, अगर लिखना चाहे वेक्टर फॉर्म में, या ऐसे भी लिख सकते हैं, रेडियल एक्सीलरेशन बोलते हैं, रेडियल एक्सीलरेशन ए थीटा, इसको हटा ही देते हैं, इस तरह रहेगा, प्रोजेक्शन फॉर्म में है, ठीक ना। ए थीटा इसको बोलते हैं नॉर्मल एक्सीलरेशन, नॉर्मल एक्सीलरेशन। अब ये रेडियल और नॉर्मल एक्सीलरेशन क्या होता है, अगर इसके लिए हम लोग बात करें, अगर फिगर से दिखाना चाहें तो कुछ हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं, ये हो गया x, ये हो गया r, ये जो है सो ये हो जाएगा ए थीटा, इधर या इधर डिपेंड करेगा कि वैल्यू क्या है, और ये जो रेडियल है ये ए आर इधर भी हो सकता है, वो डाउन भी हो सकता है, माने डिपेंड करेगा इधर या इधर, किस पर डिपेंड करता है, सिचुएशन कैसा है उस पर ये डिपेंड करेगा, ठीक है। ये 90 डिग्री का एंगल है, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कुछ ऐसा ही होता है। अब है इसमें हम लोग बात करें, फिर आ जाते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए वेलोसिटी की बात करते हैं। हम वेलोसिटी के लिए बात कर चुके हैं, वेलोसिटी वेक्टर। अब एक चीज जरा गौर से देखो कि इसमें तीन चीज हम लोग देखना चाह रहे हैं, ठीक है। एक तो हो गया मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड जिससे कि हम अगर बात करें तो ये हो जाएगा, मान लो कि कोई बॉडी है m मास का, इसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 10 मीटर पर सेकेंड है, ये जो है सो यहाँ आकर के ये हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। गौर से देखो कि इसमें वैल्यू जो है, मैग्नीट्यूड का जो वैल्यू है, माने वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो वैल्यू चेंज कर रहा है, डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है, डायरेक्शन जैसे था उसी डायरेक्शन में है, मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करना चाहें तो इसके लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ देखो जरा सा गौर से, कोई कर्व लीनियर पाथ पे अगर इस तरह से चल रहा है तो यहाँ पे है मान लो कि 10 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर भी 10 ही मीटर पर सेकेंड है, ठीक है।
इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे मैग्नीट्यूड सेम है वेलोसिटी का, लेकिन डायरेक्शन बदल रहा है। और अगर हम इसके लिए बात करें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड हो गया, यहाँ पे हम डायरेक्शन लिखेंगे, डायरेक्शन, और ये लिखते हैं मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। यहाँ पे अगर बात करेंगे गौर से तो जो देखो यहाँ पे ये हो गया 10 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। अब इस तीनों सिचुएशन में आप देखोगे तो पहला सिचुएशन में क्या है कि मैग्नीट्यूड सिर्फ बदल रहा है, ठीक है, डायरेक्शन सेम है। दूसरा में देखो कि डायरेक्शन सिर्फ चेंज कर रहा है, मैग्नीट्यूड सेम है। तीसरा में देखोगे कि डायरेक्शन मैग्नीट्यूड तीनों सेम, माने दोनों बदल रहा है। इसका मतलब कि इसके आधार पे हम एक्सीलरेशन डिफाइन करते हैं। एक्सीलरेशन कैसे डिफाइन करते हैं? तो पहला टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन, टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन। पहला हो गया टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, इसको हम AT लिखते हैं, या हम A थीटा भी लिख सकते हैं, सॉरी, इसको हम A थीटा भी लिख सकते हैं, A थीटा, ठीक है। ये सिर्फ जो है सो मैग्नीट्यूड के चेंजेस, जिसको आप पहले से एक्सीलरेशन जानते थे, बेसिकली वो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन था, ठीक है। ये सिर्फ मैग्नीट्यूड के चेंज के चलते ये आता है। तो हम लिखेंगे AT, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। इसका मतलब ये हो गया कि d/dt ऑफ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हम ऐसे लिखते हैं। इसका मतलब हम ये dvs माने स्पीड बाई dt भी लिख सकते हैं। तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन हम ऐसे लिखते हैं, dvs/dt। क्लियर? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वेलोसिटी का अगर मान लो कि जिस तरह का भी हमारा मैग्नीट्यूड हो जाएगा, उस तरह से हम लोग वेलोसिटी वेक्टर की बात करेंगे। अगर मान लो ऐसे हम लोग बोल दें, फॉर एग्जाम्पल अगर v बराबर हम कहीं पे लिख दें AI प्लस BYJ, तो एक चीज गौर से देखेंगे यहाँ पे, ठीक ना, कि मैग्नीट्यूड डायरेक्शन हालांकि दोनों चेंज कर रहा है, ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पे टेंजेंशियल डिफाइन करेंगे तो ये लिखेंगे d/dt ऑफ v का मॉड। इसका मतलब हो जाएगा d/dt ऑफ v का मॉड का मतलब a² प्लस b² इंटू y²। ये हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर हम लोग बात करें नॉर्मल एक्सीलरेशन, दूसरा में होगा नॉर्मल एक्सीलरेशन, नॉर्मल एक्सीलरेशन, इसको हम लोग AN या AR बोलते हैं। तो हम लोग AN लिखेंगे यहां से, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ ओनली डायरेक्शन, सिर्फ डायरेक्शन के चलते ये हो जाएगा। और इसका डेरिवेशन है, है अभी बताना जरूरी नहीं है। n बराबर हो जाएगा दिस इज ω²r, या दिस इज v²/r, या दिस इज v का मॉड। चलो ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं कि v.v/r या v का मॉड का स्क्वायर/r, वेयर r जो है सो ये रेडियस वेक्टर है। रेडियस वेक्टर माने रेडियस नहीं बोलते, इसको हम लोग रेडियस वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। रेडियस वेक्टर के लिए जो फार्मूला होता है इन जनरल, ये 1 प्लस dy/dx का स्क्वायर का पावर 3/2 बाई d2y/dx² का मॉड। मतलब ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का अगर फार्मूला चाहे, रेडियस वेक्टर या रेडियस ऑफ कर्वेचर है, रेडियस वेक्टर या कर्वेचर, ठीक है। ये दोनों में से रेडियस वेक्टर या रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। तो इसके लिए जो फार्मूला आएगा, माने r जो है सो सिर्फ रेडियस, यही रेडियस कांस्टेंट हो जाएगा। रेडियस वेरी भी कर सकता है, ये डिपेंड करेगा। जैसे सर्कुलर मोशन है
तो सर्कुलर मोशन में रेडियस जो है जो सेंटर से जो डिस्टेंस है, हालांकि सर्कुलर मोशन में रेडियस वेक्टर कांस्टेंट नहीं होगा, रेडियस सिर्फ का मैग्नीट्यूड सिर्फ कांस्टेंट होगा, लेकिन रेडियस का वैल्यू फिक्स होगा, माने मैग्नीट्यूड फिक्स होगा। ठीक है, हम ऐसे सवाल करेंगे तो दिखा देंगे इस पर कि किस तरह से माने हम लोग क्या बोलना चाह रहे हैं। और तीसरा जो आ जाएगा, ठीक है, वो तीसरा आ जाएगा टोटल एक्सीलरेशन। तीसरा आ जाएगा टोटल एक्सीलरेशन, टोटल एक्सीलरेशन, जिसको कि एक्चुअल में आप एक्सीलरेशन बोलते हैं। ठीक है, ए लिखते हैं। इसका मतलब ये हो गया, ए बराबर लिखते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर मतलब ये हो गया कि वेलोसिटी वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड, माने बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, माने दोनों वेरी करेगा, तो इसको हम लोग टोटल एक्सीलरेशन बोलते हैं। अब है कि टोटल एक्सीलरेशन जो है सो दो तरह से हम लोग लिख सकते हैं। एक तो यहाँ लिखते हैं इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट, रेक्टेंगुलर फॉर्म, रेक्टेंगुलर फॉर्म हम यहाँ पे अलग से लिख दे रहे हैं। तो ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में ये आ जाएगा दिस AXI प्लस AYJ। ठीक है, इसका मतलब इसका मॉड लिखेंगे, दिस इज, ये हम लिख क्या चुके हैं, आप जानते होंगे जी, AY tan थीटा लिखेंगे, इस इज AY बाई AX का मॉड। ठीक है, ये AX है, AX, ठीक है, का मॉड आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब है कि इसमें हम लोग अगर बात करना चाहें इन पोलर फॉर्म, तो पोलर फॉर्म में अगर हम बात करें तो किसी भी कर्वलिनियर पाथ के लिए बात करेंगे तो मान लो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है, इसे सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, और ये जो होगा यहाँ से ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आप देख सकते हो कि हर पॉइंट पे इसका मैग्नीट्यूड भी वेरी करेगा और डायरेक्शन भी वेरी करेगा। अगर वेक्टर फॉर्म में लिख दें तो बड़ा अच्छा, अदरवाइज तो मैग्नीट्यूड तो दिखाई दे रहा है कि लेंथ जो है सो अदर सबका अलग अलग होगा। ठीक है, तो हम इसके लिए अगर बात करते हैं तो एक एक्सेलरेशन इधर जो होगा इस पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ये AT हम बोलते हैं, और एक जो है सो इसके उल्टा जो आएगा ये डिराइव कर सकते हैं, ये डायरेक्शन ये AN आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये भी 90 डिग्री है। यहाँ पर क्या था कि एक्स और वाई में जो था एक्सेलरेशन ये भी 90 डिग्री पे था, ये AX ये AY देखो 90 डिग्री और ये नेट A था। ठीक है, इसका मतलब ये, इसको हम पोलर फॉर्म को, एक्चुअली हमारा जो फोकस पॉइंट है ये पोलर का के बारे में डिस्कशन करना, और दोनों का हम ये बता दें कि मजेदार बात यह है कि जो रेक्टेंगुलर फॉर्म है और जो पोलर फॉर्म है दोनों से नेट निकालोगे तो सेम आएगा, कंपोनेंट भले अलग अलग हो जाए, क्योंकि वहाँ एक्स और वाई में कंपोनेंट लिखेंगे, इधर जो है सो टेंजेंशियल और नॉर्मल में कंपोनेंट लिखेंगे, तो कंपोनेंट का वैल्यू अलग अलग हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे नेट एक्सेलरेशन का तो वो सेम रहेगा। अब हम पढ़ा क्यों रहे हैं? ठीक है, पढ़ा इसलिए रहे हैं कि बहुत सारा क्वेश्चन हम दिखाएंगे। ठीक है, कि जो उसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में अगर आप बनाओगे तो हो सकता है कि 1.5-2 पन्ना में पेज में बने, उसी को अगर पोलर फॉर्म में बना दोगे आपको 2 से 3 लाइन में बन जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, कहोगे तो हम दोनों मेथड से बना के दिखाएंगे कुछ सवाल, ठीक है, जिसमें कि रेक्टेंगुलर फॉर्म में और पोलर फॉर्म। ठीक है, तो इसलिए हम लोग ये बताना चाह रहे हैं कि ये पोलर फॉर्म कई बार बहुत ही आसान होता है, तो पोलर फॉर्म के बारे में थोड़ा पहले डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, टोटल एक्सीलरेशन या कैलकुलेशन ऑफ टोटल एक्सीलरेशन, इसे कर लो, कैलकुलेशन ऑफ टोटल एक्सीलरेशन, टोटल एक्सीलरेशन। स्वाभाविक है हम पोलर फॉर्म में ही बात अभी करना चाह रहे हैं, चाहे तो हम सर्कुलर मोशन भी ले सकते हैं, चाहे तो कोई और भी मोशन ले सकते हैं। सर्कुलर मोशन में रेडियस और कर्वेचर खाली ये AN हो जाएगा, ये हो जाएगा AT टेंजेंशियल, इसका जो रिजल्टेंट आ जाएगा यही टोटल एक्सीलरेशन है। तो अगर हम इसको मिला दें यूं, ठीक है, तो हम लोग इसके लिए बात कर सकते हैं। ये हम चाहें तो ये एंगल अल्फा बीटा कुछ भी हम देना चाहें तो दे सकते हैं।
तो ये हो जाएगा, अगर हम लोग 90 डिग्री पे होगा ये रेडियस और टेंजेंशियल, तो हम अगर ए लिखना चाहें, ए वेक्टर इस केस में, तो इसका ए टेंजेंशियल के लिए हम लोग ए टी लिख सकते हैं, चाहो तो इसमें वेक्टर फॉर्म में। तो यूनिट वेक्टर अगर लिखते हैं तो इसको हम लोग ई टी लिख सकते हैं, इसको ई आर लिख सकते हैं, ठीक है, रेडियल और टेंजेंशियल, ठीक है। तो हम लिखेंगे ए टी ई टी माइनस ए एन ई आर, माइनस इसलिए कि रेडियस वेक्टर इधर से होगा, ये रेडियस वेक्टर का होगा, डायरेक्शन सेंटर से मेजरमेंट करते हैं, और ये उसके उल्टा है। उल्टा कैसे है ये तो हम आगे डिफाइन कर सकते हैं, इसमें नहीं तो इसको हम और भी लिख सकते हैं, और अगर इन जनरल लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं ए टी ई पे पावर थीटा प्लस ए एन ई पे पावर आर। हम ऐसे इन जनरल ये लाइन है, हम इस केस के लिए बात करना चाह रहे हैं, दिस इज इन जनरल, इन जनरल, इन जनरल, ठीक है। इसका मतलब अगर यहाँ से हम लोग ए का मॉड निकालना चाहें तो ये हो जाएगा ए टी का स्क्वायर प्लस ए एन का स्क्वायर, और tan अल्फा डायरेक्शन के लिए बात करेंगे, यहाँ पे अल्फा एंगल किससे है, नेट एक्सीलरेशन और ए टी के बीच में, तो ये हम tan अल्फा लिखेंगे दिस ए एन बाई ए टी, चाहो तो मॉड ले सकते हो, ठीक है ना, अदरवाइज हम यहाँ से दिखा देंगे। मतलब ये साफ हो गया कि अगर हम दोनों के लिए बात करना चाहें, ठीक है, तो हम दोनों के लिए बात करते हैं, दोनों मतलब रेक्टेंगुलर फॉर्म और पोलर फॉर्म, ठीक है। इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, दिस इंप्लाइज ए का मॉड अगर लिखते हैं तो ये आ जाएगा दिस इज ए टी का स्क्वायर प्लस ए एन का स्क्वायर, इसका मतलब हो जाएगा दिस इज ए टी का स्क्वायर, ए टी का मतलब हो जाएगा डी भी का मॉड डी टी का स्क्वायर, और ये हो जाएगा वी स्क्वायर बाय आर का स्क्वायर। तो ये इस तरह से आ जाएगा। इसी तरह से tan अल्फा लिखेंगे तो ये हो जाएगा दिस ए एन बाई ए टी था, इसका मतलब हो जाएगा दिस इज ए एन बाई ए टी, चाहो तो मॉड ले लो, तो इसका मतलब ये हो गया कि ए एन का मतलब हो जाएगा वी स्क्वायर बाई आर बाई ए टी का मतलब डी बाई डी टी ऑफ वी का, ठीक है। ये tan अल्फा बना अल्फा, यहाँ पे आप लिखना चाहो तो अल्फा एंगल बिटवीन नेट एक्सीलरेशन एंड ए टी टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, हम यहाँ से इसके लिए बात कर सकते हैं, ठीक है। इस पे जो है सो क्लियर कट अगर हम लोग बात करना चाहें तो ये डिपेंड करता है कि किस तरह का क्या क्वेश्चन है, जैसे इसमें रेडियस वेक्टर भी वेरी कर सकता है, ठीक है। सर्कुलर मोशन में जो हम लोग बात करते हैं उसमें सेंटर फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेते हैं, ठीक है। हम एक एग्जांपल के तौर पे दिखाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल in the case of circular motion, सर्कुलर मोशन में हमारे लिए दो बात है। एक बात क्या है, एक तो यह है कि केस फर्स्ट, लेट अस से व्हेन सेंटर is taken as the reference frame और पॉइंट ऑफ रेफरेंस, जो मन में आए लिखने का बोलने का बोल, पॉइंट ऑफ रेफरेंस। मतलब ये कि सर्कुलर मोशन है, इसका सेंटर ये है, हम अगर मान लो यूं कह दें ये एक्स एक्सिस, यूं कह दें ये वाई एक्सिस, ठीक है, और ये पोजीशन वेक्टर है किसी भी मोमेंट में पी, और ये कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई। हम अगर लिखना चाहें तो यहाँ से ये इसको लिख सकते हैं एक्स और ये वाई, ये सेंटर है, चाहो तो सी चाहो तो ओ लिख सकते हैं। इसका एम्पलीट्यूड क्या है, ए है। तो अब एक चीज जरा देखो गौर से कि अगर हम रेडियस वेक्टर के लिए बात करेंगे, हम लिखते हैं वी हैव आर बराबर हो जाएगा ए कॉस थीटा आई प्लस ए साइन थीटा जे, लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर आर का मॉड हम ले लें तो दिस इज ए आ जाएगा, ठीक है। चलो तो लिख दो भाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एंड दिस इज ए, ठीक है।
मतलब यहाँ पे क्या है कि मैग्नीट्यूड जो है, ठीक है, कांस्टेंट है, ये रेडियस वेक्टर है, लेकिन डायरेक्शन रेडियस वेक्टर का पर मोमेंट माने एवरी टाइम बदल रहा है। एवरी टाइम बदल रहा है का मतलब ये इधर आ रहा है, जैसे जैसे ये घूमेगा, मोशन होगा, वैसे वैसे ये जो है सो बदल रहा है। तो एक सिचुएशन ऐसा हो सकता है जिसमें कि जब हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस सेंटर पे ले लें, और उस केस में है कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन मैग्नीट्यूड ओनली ऑफ द रेडियस वेक्टर रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। अगर हम वेलोसिटी के लिए बात करेंगे यहाँ पे, फॉर वेलोसिटी तो कहने की जरूरत नहीं है कि v बराबर हो जाएगा दिस dr/dt, क्योंकि एक्सीलरेशन अगर चाहिए तो हमको पहले वेलोसिटी चाहिए, ठीक है। अगर इसमें थोड़ा सा चेंज हम करना चाहें तो इसके हम r लिख देते हैं, यार r थोड़ा ज्यादा सुटेबल, कैपिटल R लिखते हैं, तो इसको हम लोग लिख देंगे तो थोड़ा ठीक लगेगा, और बाकी कोई विशेष बात नहीं है, ठीक ना। जो लिखने का मन हो लिखो, ये r हो जाएगा, ये r हो जाएगा, ये r हो जाएगा, दिस इज अगेन r, ठीक है। तो ये आ जाएगा, r बाहर आ जाएगा। cos थीटा का हम डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट करेंगे, तो माइनस साइन थीटा d थीटा बाई डी टी r प्लस cos थीटा d थीटा बाई डी टी जी, हम ऐसे लिख सकते हैं, क्लियर। इसका मतलब ये हो गया, ठीक है, कि हम अगर उसको लिखना चाहें वेलोसिटी, दिस इंप्लाइज कि v बराबर लिखेंगे तो ये हो जाएगा r, और इधर आ गया था देखो d थीटा बाई डी टी ओमेगा हो जाएगा, और ये हो जाएगा r ओमेगा ओमेगा साइन थीटा r, ये था माइनस, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस प्लस ओमेगा कोस थीटा जी। इसका मतलब हम अगर लिखना चाहें तो ओमेगा r माइनस साइन थीटा आई प्लस कॉस थीटा जी। अब अगर इसका मैग्नीट्यूड लिखना चाहे तो ये हो जाएगा दिस ओमेगा। डायरेक्शन के लिए बात करते हैं, फॉर डायरेक्शन, तो डायरेक्शन आपको tan थीटा से तो हम निकालते जरूर हैं, बट अभी हम डायरेक्शन, चूंकि हमको एक पोजीशन वेक्टर ऑलरेडी पता है, तो पोजीशन वेक्टर के अगर रिस्पेक्ट में हम लोग बात करना चाहें तो हम डायरेक्शन के लिए निकालते हैं r डॉट v, ठीक है। तो r डॉट v के लिए लिखेंगे तो r का वैल्यू आ गया था r cos थीटा i प्लस r sin थीटा j डॉट ये ओमेगा r माइनस साइन थीटा i प्लस cos थीटा j, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि डॉट प्रोडक्ट अगर लोगे तो ये ओमेगा r स्क्वायर, ये हो गया माइनस साइन थीटा cos थीटा। हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, बट थोड़ा सा समझ लो, थोड़ा सा पेशेंस लेना रखना चाहिए, एंड दिस इज जीरो। इसका मतलब ये हो गया, दिस इंप्लाइज अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है तो v जो होगा सो परपेंडिकुलर टू r हो जाएगा, क्योंकि दो वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो है, इसका दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर होगा। इसका मतलब ये हो गया कि वेलोसिटी जो है सो पोजीशन वेक्टर पे परपेंडिकुलर आ गया। मतलब इस केस में, नॉट ऑलवेज, ये हम सर्कुलर मोशन की बात सिर्फ करना चाह रहे हैं इस केस में, ठीक है ना। सर्कुलर मोशन में भी यूनिफॉर्म होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है, हम सर्कुलर मोशन पढ़ा नहीं रहे, हम सिर्फ एक्सीलरेशन कैलकुलेट करके बताना चाह रहे हैं, क्योंकि सर्कुलर मोशन जब पढ़ाएंगे तो उसमें बहुत सारी बातें हैं, ठीक है। उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से बहुत सारी चीजें हैं जो हम बात करेंगे। ये अभी की जो स्थिति है उसमें ये सिर्फ बता रहा है कि वेलोसिटी जो है सो पोजीशन वेक्टर पे परपेंडिकुलर हो जाएगा। वेलोसिटी जो है सो परपेंडिकुलर कैसे हो जाएगा भाई? तो एक चीज गौर से देखो, हमारा ये था ऐसे, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये जो था सो वेलोसिटी वेक्टर परपेंडिकुलर हो गया ये आर पोजीशन पे। अब ये है कि ये जो होगा सो ये था सी वेक्टर ना, सेंटर था, ठीक है। अब ये इधर भी हो सकता है, उधर भी हो सकता है। वेलोसिटी का कंपोनेंट देख लो, एक्स कंपोनेंट निगेटिव है और वाई कंपोनेंट पॉजिटिव है। इसका मतलब एक्स कंपोनेंट निगेटिव है, मतलब ये इसी तरह से होगा। अगर इधर कर लेंगे तो इसका मतलब एक्स पॉजिटिव हो जाएगा और वाई निगेटिव हो जाएगा, जबकि कैलकुलेशन के हिसाब से एक्स निगेटिव है और वाई पॉजिटिव है, ठीक है। इसका ना वेलोसिटी टेंजेंशियल आ गया, क्लियर। अब हम अगर एक्सीलरेशन की लिए बात करेंगे, फॉर एक्सीलरेशन
तो कहने की जरूरत नहीं है कि a बराबर हो जाएगा dv बाई dt, और dv बाई dt का मतलब होगा d बाई dt ऑफ ओमेगा r माइनस कॉस थीटा i प्लस साइन थीटा j। अब जरा देखो गौर से, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि हम एक बार लिख देंगे r d ओमेगा बाई डी टी डायरेक्ट, ठीक है, और यहां से हो जाएगा माइनस कॉस थीटा i प्लस साइन थीटा j। तो एक तो ये आ गया प्लस ओमेगा r कांस्टेंट ले लेंगे, तो ये जो डिफरेंशिएट हो गया माइनस साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी आई कॉस का माइनस साइन थीटा, माइनस होगा तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा प्लस कॉस थीटा डी थीटा बाई डी टी जी। मतलब हम इसमें क्या करें कि ओमेगा को भी वेरिएबल मान रहे, ओमेगा कांस्टेंट नहीं मान रहे, ठीक है। जब ओमेगा वेरी करेगा तब क्या सिचुएशन बन रहा है हम वो देखना चाह रहे हैं, क्लियर। तो स्वाभाविक है, तो यहां से हम लोग लिखेंगे इसको कि दिस इज अल्फा आर, ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे, ठीक है। और ये हो जाएगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है। और ये आ जाएगा भी आया था कितना, भी बराबर था साइन थीटा, ओ भी बराबर था डी बाई डी टी साइन थीटा, नहीं सॉरी, तो उसको तो फिर से एक बार देखना पड़ेगा। ये साइन थीटा, ये कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा, ये हो गया कॉस थीटा। डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा साइन का, कोई नहीं, एक बार फिर से इसको देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये आ जाएगा इस तरह से, साइन माइनस था, ये हो जाएगा कॉस, ये हो जाएगा साइन थीटा और ये हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। अब साइन का ये जो डिफरेंशिएट हो जाएगा कॉस थीटा डी थीटा, और ये कॉस का जो आ जाएगा ये आ जाएगा फिर यहाँ पे माइनस कॉस का साइन थीटा, कुछ ऐसा डी थीटा बाई डी टी, ठीक है। तो ये आ जाएगा, तो यहाँ से लिखेंगे तो ओमेगा स्क्वायर आर बाहर आ जाएगा और ये माइनस भी बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस भी बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जी, माने ये इन जनरल है, ठीक है। इसका हम थोड़ा सा और आगे लिखेंगे, तो इसको देखो, ये हो जाएगा दिस अगेन इंप्लाइज कि ए बराबर जो हो जाएगा ये अल्फा आर, और इसको आप देखोगे तो ये गौर से देखो कि वेलोसिटी का डायरेक्शन है, जो माइनस वेलोसिटी माइनस कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे था, तो इसका मतलब ये हो गया हम यूनिट वेक्टर अलोंग वेलोसिटी लिख देते, ठीक है। प्लस या प्लस क्या माइनस आ रहा था, तो माइनस लिखेंगे, माइनस देखो क्या है यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर आर और ये यूनिट वेक्टर आर आ रहा था। अगर दिक्कत लगे तो इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख सकते हैं, अल्फा ये डी ओमेगा बाई डी टी आ जाएगा, ठीक है, यूनिट वेक्टर भी, माइनस ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, और वेक्टर फॉर्म में ये आर को हम लोग इसे लिख सकते हैं, जैसे ये आर था ना, ये आर कॉस थीटा आई प्लस आर साइन थीटा जे, मैंने ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको यू था, भीतर आर ले लेंगे तो ये हो जाएगा ओमेगा का मतलब डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा आर, यूनिट वेक्टर भी माइनस ओमेगा स्क्वायर वेक्टर फॉर्म आर, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब हो जाएगा डी अब भी बराबर ओमेगा आर का मैग्नीट्यूड डी बाई डी टी ऑफ भी का मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर आर भी, सॉरी यूनिट वेक्टर भी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, सॉरी ये ओमेगा वेक्टर आर, मतलब एक्सेलरेशन का, मतलब इस केस में एक्सेलरेशन का दो टर्म आ गया। अब दो टर्म आ गया, अगर हम बात करें इसमें, ठीक है, तो दो टर्म आ गया, तो एक तो हो गया वेलोसिटी के अलोंग और एक हो गया रेडियस वेक्टर का उल्टा। मतलब हम इसको अगर देखना चाहें ऐसे,
तो जरा देखो, अगर हम ये x है, ये y है, ये रेडियस वेक्टर, ये r वेक्टर था, इसके उल्टा आ गया, इसलिए ये ओमेगा स्क्वायर r, इसलिए इसका नाम नॉर्मल एक्सीलरेशन लेते हैं। और एक वेलोसिटी के डायरेक्शन में आ गया, वेलोसिटी का डायरेक्शन, इसलिए इसका नाम टेंजेंशियल एक्सीलरेशन लेते हैं। ठीक है, अगर आप चाहो तो आप मैंने इस पे वेक्टर फॉर्म में लिख के और r से डॉट प्रोडक्ट ले लोगे तो ये तुमको बता देगा कि कौन सा कंपोनेंट r के साइड होगा, कौन सा कंपोनेंट ये हो जाएगा। अगर मैग्नीट्यूड चाहिए, फॉर मैग्नीट्यूड लिखते हैं, फॉर मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड तो हम अगर a बराबर लिखेंगे यहाँ पे तो क्लियर है कि दोनों तो यूनिट वेक्टर है, तो ये हो जाएगा d/dt ऑफ v का मोड का स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये r का मोड लिख लेंगे, इसका स्क्वायर का रूट अंडर, ये जो होगा सो मैग्नीट्यूड हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा किसका, एक्सीलरेशन का, पोलर फॉर्म में सर्कुलर मोशन। ठीक है, इसी में अगर इसी को हम अगर ये बोल दें कि स्पीड कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो जैसा देखो लिखते हैं, फॉर कांस्टेंट स्पीड फॉर बॉडी मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड, दैट इज, इसका नाम है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, चूंकि वो जो डिस्कस हम किए हैं वो जनरल किए हैं, तो इसका ने vs जो हो जाएगा सो कांस्टेंट हो जाएगा, इसका ने dvs/dt जो है सो 0 हो जाएगा। सो एक्सीलरेशन का जो मैग्नीट्यूड आएगा ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर r का स्क्वायर का रूट, एंड दिस इज ओमेगा स्क्वायर r। और इस केस में जो एक्सीलरेशन आ जाएगा ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, डायरेक्शन टुवर्ड्स सेंटर, टुवर्ड्स सेंटर। टेंजेंशियल तो बचेगा ही नहीं, तो जो भी आएगा वो टुवर्ड्स सेंटर आ जाएगा। ठीक है, इसमें कोई कष्ट नहीं है यहाँ तक। अब इस पर सवाल वगैरह कर लेंगे। इस पे अब क्या है कि हम अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस को सेंटर नहीं माने तो हम अगर इसके लिए बात करते हैं बी में, बी में पहला पॉइंट दिखाते हैं, क्या चीज लिखे थे हम, यहाँ पर केस वन लिखे थे। चलो ठीक है, हाँ तो दोस्तों हम अभी जो डिस्कस कर रहे थे उसमें हमारा जो सर्कुलर मोशन या सर्किल में जो था, इसमें हम लोग क्या कर रहे थे कि हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस सेंटर हम मान रहे थे। ठीक है, तो सेंटर से मान करके क्या बात कर रहे थे। ठीक है, तो इससे जो है इसमें बस फर्क ये है कि इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, मतलब इसका जो वैल्यू होगा वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अब अगर मान लो कि आप पूछोगे कि हम क्या कर रहे हैं, देखो हम एक्चुअली इन जनरल एक एक्सीलरेशन का डिफिनीशन बताना चाह रहे हैं। अगर आपको फिजिक्स सच में IIT एडवांस लेवल का समझना है तो थोड़ा सा स्टैंडर्ड, आपको स्टैंडर्ड तरीका से पढ़ना पड़ेगा। v बराबर ओमेगा r और a बराबर dv/dt लिखने से IIT की तैयारी नहीं हो सकती। जी मेन तो किसी तरह कर भी जाओगे, एडवांस नहीं हो सकता है। तो एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग जो बात करना चाह रहे थे, तो इसलिए थोड़ा सा स्टैंडर्ड बात कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हम लोग सेंटर यहाँ पे माने थे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है सो सेंटर पे नहीं मान करके किसी भी पॉइंट पे मान सकते हैं। अब इसमें यह है कि ये हम इसके डिटेल्स के लिए अगला वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस सेंटर नहीं मान करके कहीं और या सरकमफ्रेंस पे सर्किल के मान ले तो किस तरह से डिस्कस होगा, एक्सीलरेशन कैसे निकलेगा, वेलोसिटी कैसे निकलेगा, तो हम लोग अगले वीडियो में इसके लिए डिस्कस करेंगे।